सभी को नमस्कार। आज हम बीए फाइनल ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने मैसूर राज्य का उत्थान पतन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने हैदर अली के बारे में पढ़ा और आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में पढ़ा। इससे पूर्व के जो वीडियो थे उसमें हमने प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा कर ली थी। अब हम इससे आगे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है उसका समय है 1790 से 1792 के आसपास का जो समय है वो माना जाता है। पहले और दूसरे युद्ध में हैदर अली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब दूसरे युद्ध के मध्य के अंतर्गत टीपू सुल्तान उभर करके आते हैं और तीसरे और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की महत्ता बढ़ जाती है। इसीलिए हम तीसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध की अब हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके अंतर्गत जब दूसरा युद्ध हुआ तो उसके अंतर्गत मंगलोर की संधि हुई थी और मंगलोर की संधि से क्या हुआ था कि टीपू की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ गई थी। अंग्रेजों के प्रति वो घृणा रखता था और वह विदेशी शक्तियों को अपनी शक्तियों के साथ संगठित करना चाहता था। इसके लिए उसने कई बार फ्रांसीसियों के लिए भी मदद का प्रस्ताव रखा था और फ्रांसीसियों की जो नीति थी उसको लगता था टीपू को कि ब्रिटिश जो है उनसे के विरुद्ध फ्रांसीसियों की सहायता प्राप्त की जाए और अपनी जो सेना है उसका भी फ्रांसीसी की तरीके से उसका रखरखाव करता था, उसको प्रशिक्षण देता था। तो इस प्रकार टीपू की प्लानिंग थी। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हुई जिसके अंतर्गत तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होकर के आई। तो विद्यार्थियों, हम बताएंगे कि तत्कालीन जो अंग्रेज गवर्नर था दक्षिण भारत के अंतर्गत वो था जो युद्ध का मुख्य संचालन करता था अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस और उसके अन्य सहयोगी, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो कारण है अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे विद्यार्थियों की 1772 के आसपास में और 82 के आसपास में मराठाओं तक भी अंग्रेज पहुंच चुके थे। सालबाई की संधि हो गई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो गए थे और उससे पहले भी 1760 के आसपास और वांडीवॉश का युद्ध हुआ और 1764 में जो बक्सर का युद्ध ख़त्म हुआ तब हम देखते हैं कि उनकी स्थिति बहुत मजबूत होकर के जो है निकल कर के आती है। अब जो अंग्रेज़ हैं वो खुल कर के भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। व्यापारी से उनकी सोच भारत की राजनीति में प्रवेश करने की भी सोच जाती है। तो हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों की जो साम्राज्यवादी नीति है जिसके तहत उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ संघर्ष करा और अपना जो मैसूर है उसके अंतर्गत जो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। तो पहला कारण हम बात कहें कि जो कंपनी है वो भारत में अपने साम्राज्य विस्तार की नीति करना चाहती थी, जिसके कारण टीपू से इसका संघर्ष हुआ। नंबर 1 बात। नंबर 2, मंगलोर की संधि कंपनी के लिए अपमानजनक थी। देखिए, कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो मंगलोर की संधि जो थी वो अपमानजनक संधि थी, अंग्रेज़ों के लिए मजबूरी में की जाने वाली संधि थी। इसीलिए कंपनी टीपू से अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके लिए वो एक निश्चित समय का इंतज़ार कर रही थी, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की सोच रही थी। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो मंगलोर की संधि है वो अपमानजनक संधि थी और तीसरे आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वो प्रमुख कारण में से एक कारण बनी। विद्यार्थियों, अब हम आगे चर्चा करेंगे जो अन्य कारण है उसके अंतर्गत है टीपू के द्वारा अपनी शक्ति में वृद्धि करना। देखिए विद्यार्थियों, टीपू है वह अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाह रहा था। उसके लिए उसने क्या करा, अपने पड़ोसी राज्यों पर उसने क्या करना लग गया, आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हैदराबाद पर भी आक्रमण करके उसने जो गुंटूर का क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जो है टीपू है उसने अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाही। तो ये भी अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं था कि टीपू अपनी शक्ति में वृद्धि करे। अगला इम्पोर्टेंट कारण है या तात्कालिक कारण भी माना जाता है कि टीपू के द्वारा
ट्रावनकोर पर आक्रमण करना। देखिए विद्यार्थियों, हम बताना चाहेंगे कि कोचीन का जो क्षेत्र है उससे लगभग 40 मीटर लंबी जो ट्रावनकोर लाइंस थी, जिसका सामरिक महत्व बहुत अधिक था। और जो ट्रावनकोर जो लाइन थी, वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 दुर्ग थे, क्रांगनूर तथा आईकुट। उन दोनों जो दुर्ग थे उनसे ट्रावनकोर को नियंत्रित किया जाता था। और ये जो दोनों दुर्ग थे वो डचों के नियंत्रण में थे। और जो ट्रावनकोर का शासक था, इन दोनों दुर्गों को उसने डच गवर्नर से खरीद लिया था। हालांकि इन दोनों दुर्गों को खरीदने की इच्छा टीपू की भी बहुत इच्छा थी कि इन दोनों दुर्गों को खरीदा जाए, लेकिन डच उसको खरीद लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत टीपू क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। और क्रोधित होकर के उसने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर देता है। तो टीपू के ट्रावनकोर पर आक्रमण करने के कारण जो ट्रावनकोर का जो शासक है वो अंग्रेज़ों के पास पहुंच जाता है और अंग्रेज़ों का वह मित्र होता है। और अंग्रेज़ों से वह कहता है कि वो अपने मित्र हैं ट्रावनकोर का शासक, उसका सहयोग दे। और कॉर्नवालिस जो मंगलोर की संधि से अपमानजनक संधि से बैठा था, एक अवसर की तलाश कर रहा था, उसको वो मौका मिल गया, उसको युद्ध का बहाना मिल गया। और 5 दिसंबर 1789 के अंतर्गत डंडास ने भी, जो वहाँ का गवर्नर था, लोकल गवर्नर, उसने लिखा है कि ट्रावनकोर का जो राजा है, बिना ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना वह जो दुर्ग है उसको, इन दुर्गों को जो खरीदना है वो अनुचित था। कि अगर ट्रावनकोर का जो शासक था उसने डचों से वो बिना ब्रिटिश अनुमति से वो दुर्ग खरीद लिए तो वो भी अनुचित थे। इसीलिए जो टीपू ने जो कार्रवाई की तो वहाँ तो वो अनुचित थी, लेकिन ट्रावनकोर के जो शासक है उन्होंने बिना ब्रिटिश अनुमति से वो दुर्ग खरीद लिए, वो भी गलत था। लेकिन कॉर्नवालिस का उद्देश्य तो टीपू से लड़ाई करना ही था। इसलिए टीपू ने तो कहा कि ये एक पड़ोसी जो राज्य है उसकी सीमावर्ती झड़प है, इसलिए उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। किंतु कॉर्नवालिस ने टीपू की बात को नकार दिया और एक युद्ध का उसे बहाना मिल गया। अगला जो प्रमुख कारण है वो है टीपू के विरुद्ध त्रिगुट का तैयार होना। अगला जो प्रमुख कारण है वो है टीपू के विरुद्ध जो त्रिगुट तैयार हुआ था। वो त्रिगुट था जो अन्य जो युद्ध हुए थे, पहले दूसरे जो युद्ध हुए उसके अंतर्गत जो त्रिगुट तैयार हुआ था दक्षिण भारत के अंतर्गत, वो था मराठाओं का, अंग्रेज़ों का और निजाम का। तो हैदर अली ने तो अपनी कूटनीतिज्ञता के कारण उस गुट को ख़त्म कर दिया, लेकिन टीपू उस गुट को ख़त्म नहीं कर सका, उस गुट को अपने पक्ष में नहीं कर सका, जिसका उसको खामियाजा आगे हम देखेंगे भुगतना पड़ेगा। तो कॉर्नवालिस ने जब युद्ध हुआ उससे पूर्व ही मराठाओं तथा निजाम के साथ एक संधि कर ली, जिसके अंदर 1 जून 1790 को निजाम के साथ और उसके ठीक 1 माह बाद मराठाओं के साथ उसने टीपू के विरुद्ध संधि कर ली कि जब अंग्रेज टीपू पर आक्रमण करेंगे तो ये दोनों जो शख्स हैं मराठा और निजाम, दोनों अंग्रेज़ों की मदद करेंगे। तो एक प्रमुख कारण ये निकल कर के आया कि इन तीनों का त्रिगुट बन गया और ये त्रिगुट जो है उसके ऊपर टीपू सुल्तान पर भारी पड़ गया। अब बात करते हैं हम युद्ध का प्रारंभ और उसके बाद उसकी जो स्थिति निकल के आती है संधि के रूप में, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए युद्ध के प्रारंभ की हम बात करते हैं तो युद्ध के जो है उसके युद्ध के अंतर्गत जो है पहले जो अंग्रेज जो है उनको कई कारण मिल चुके हैं कि वो उस पर आक्रमण करें। तो टीपू के विरुद्ध युद्ध घोषणा करते समय जो कॉर्नवालिस है उसको आशा थी कि युद्ध अधिक समय तक नहीं चलेगा, लेकिन जो टीपू है उसने विशेष योग्यता का प्रदर्शन किया और इस युद्ध के अंतर्गत हम देखेंगे किस प्रकार से जो है टर्निंग पॉइंट आते हैं। तो इसलिए उसने सोचा कॉर्नवालिस ने एक अपना जनरल केली और मेडोज, ये 2 व्यक्ति थे, मेडोज और केली, इसके नेतृत्व के अंतर्गत उसने जो सेना है वो भेजी। तो उसके अंतर्गत जब जनरल केली 12 महल एक जगह है मद्रास के पास के अंतर्गत, वहाँ तक पहुँचा तो अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए केली के स्थान पर मैक्सवेल को नियुक्त किया जाता है। लेकिन कर्नल मेडोज भी
और मैक्सवेल को टीपू के विरुद्ध कोई सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए कॉर्नवालिस खुद आगे बढ़ करके इस युद्ध का संचालन करने की सोचता है। अतः कॉर्नवालिस खुद 21 मार्च 1791 पर युद्ध के अंतर्गत प्रवेश करता है और बेंगलोर पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है। तत्पश्चात जो है मद्रास में जो टीपू के विरुद्ध सेना का नेतृत्व अपने हाथ के अंतर्गत कॉर्नवालिस ले लेता है। तत्पश्चात जो कॉर्नवालिस है उसने मैसूर राज्य की जो राजधानी थी, तत्कालीन राजधानी श्रीरंगपट्टनम, उसकी तरफ बढ़ता है और बढ़ने के पश्चात उसने जो निजाम है उसका भी उसे सहयोग प्राप्त हो जाता है और उसे 10,000 सेना वहाँ पर प्राप्त हो जाती है और मई 1791 में जो रंगपट्टनम है वहाँ पर वो पहुँच जाता है। उसके पश्चात जो इतिहासकार है उनका कहना है कि इस समय जो टीपू है उसकी स्थिति कमज़ोर नज़र आती है और वो कंपनी से मित्रता का प्रस्ताव रखता है, लेकिन कॉर्नवालिस उसको नज़रअंदाज कर देता है। इसके पश्चात कुछ परिस्थितियाँ जो है टीपू के अनुकूल हो जाती है कि वर्षा बहुत अधिक हो जाती है और अंग्रेज़ी सेना में बीमारी हो जाती है, खाद्यान्न की समस्या हो जाती है। इसलिए कॉर्नवालिस को जो मई के अंत में 1791 में बेंगलोर को खाली करना पड़ता है और कॉर्नवालिस जब ये सब छोड़कर चल जाता है तो उसकी बहुत आलोचना होती है, उसकी नीति की बहुत निंदा की जाती है। दूसरा एक अन्य कारण है वो निकल कर के आता है कि जो कॉर्नवालिस ने जो निजाम है और मराठा है उन दोनों के साथ जो संधि की थी वो 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के विपरीत मानी गई थी कि इस बीच में मराठे अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हो गए हैं, जो कि सही नहीं बताया गया है। उसके पश्चात बेंगलोर से लौट आने के बाद कॉर्नवालिस फिर से 12 महल की तरफ जाता है और वह 19 अक्टूबर 1791 को नंदी दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। उसके पश्चात वो रंगपट्टनम की ओर बढ़ता है और रंगपट्टनम के पास में जो 6 मील दूर ही रह जाता है। उसके पश्चात वो फिर से टीपू पर आक्रमण करता है। तो टीपू अच्छा जो कुशल जो सैन्य संचालन करता रहता है, लेकिन उसके पश्चात उसकी स्थिति फिर से कमज़ोर होती है और अंत में फिर वो एक बार जो इतना अधिक दबाव बन जाता है, तब वह टीपू सुल्तान ने फिर से कॉर्नवालिस के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। लेकिन इस बार कॉर्नवालिस ने जो उसका जो संधि का प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात 23 मार्च 1792 में ये युद्ध बिना किसी निर्णय के समाप्त हो जाता है। हालांकि इस बार जो संधि होती है वह अंग्रेज़ों के पक्ष में अधिक होती है, शर्तें जो रहती हैं अंग्रेज़ों के पक्ष में रहती है। अतः 1792 के अंतर्गत अंग्रेज़ों तथा टीपू के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है उसकी शर्तों पर। देखिए विद्यार्थियों, हम बताना चाहेंगे कि पहली जो शर्त थी उसके अंतर्गत टीपू ने जो मैसूर है उसका आधा भूभाग अंग्रेज़ों को दे दिया था। इसके पश्चात जो मालाबार तथा 12 महल है वो अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया था और कृष्णा नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है वो निजाम को तथा जो तुंगभद्रा नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है वो मराठाओं को, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो मराठाओं को प्राप्त हो जाता था। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसके अलावा दूसरी बात है कि जो टीपू ने जो हैदर अली के समय में जो पकड़े गए जो युद्धबंदी थे उन सब को उसने मुक्त कर दिया। इसके अलावा क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू ने 30 लाख पाउंड है वो कंपनी को दिए। चौथी बात जो है, अपने जो 2 पुत्र थे टीपू ने उसे अंग्रेज़ों के पास अमानत के रूप में स्वीकार रखना किया गया। तो श्रीरंगपट्टनम से जो संधि है उसको टीपू के पक्ष में ये नहीं थी, इसलिए टीपू उसमें क्षुब्ध रहता है और आगे जो है चतुर्थ अंग जो मैसूर युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि बनने लग जाती है।